हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आईआईटी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का इंटरेस्ट है जहाँ पे आपको केमिस्ट्री आ रही है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर्स ऑल्सो, जो टीचर बनना चाहते हैं केमिस्ट्री के या ना साइंस के टीचर्स, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और जो मेरे बच्चे हैं जो बहुत दूर हैं स्कूल से, ऐसे एरियाज में रहते हैं, स्कूल नहीं आ सकते, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह से इंटरनेट की सुविधा अगर हो तो लेसन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं। तो टीचर इज 24/7 अवेलेबल फॉर यू। ओके, so let's start with this effect of temperature on the rate of reaction. And this topic is from the chapter chemical kinetics, and this lesson is presented to you by Savita Sharma. And this is something about me guys। मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है और अभी पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट पे हूँ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में। ओके गाइस, बेटा प्लीज स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहा है और किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, प्लीज शेयर करें ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो ट्यूशंस अवेल नहीं कर सकते हैं या जिनके पास टीचर्स नहीं है ना, तो हर एरिया में ये लेसन जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि भी रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन रेट क्या होता है कि वो टाइम के साथ कितनी जल्दी प्रोसीड होता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन, रेट जो होता है टाइम से रिलेट करते हैं हम लोग। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। एक सिंपल सा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिया हुआ है कि अगर हम N2O5 का डीकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है, अगर इसका हाफ लाइफ कंसिडर करें। हाफ लाइफ क्या होता है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया कि दिस इज द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जितने रिएक्टेंट स्टार्टिंग में है और उसका आधा हो गया, आधे कंज्यूम हो गए, आधे बच गए हैं, उस टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ कितना रहता है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 सिर्फ 12 मिनट्स में जो है हो जाता है। ओके, बट इफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस तो 5 घंटे लग गए, है ना। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तब क्या हो गया, 10 डेज लग गए। सो देखिए कि एक रिएक्शन को जो है प्रोसीड होने में कैसे टेम्परेचर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 डेज लग जाते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 12 मिनट्स में जो है रिएक्शन हाफ लाइफ, हाफ तक पहुंच गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर का होता है ना ये, और इसको अगर ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड, दिस योर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। So if a mixture of potassium permanganate and oxalic acids, तो potassium permanganate decolorize हो जाता है faster at the higher temperature। इसका जो पर्पल कलर है, पर्पल सा कलर है, ये जल्दी डिसअपियर हो जाएगा जब ये ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करेगा एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये हम ना इसमें जब एनालिसिस करते हैं ना लैब में, ठीक है, देन हम टाइट्रेशन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सैलिक एसिड के साथ, है ना। तो दिस सो दैट मीन्स कि जो है रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होते हैं एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया। तो इससे एक और इन्फ्रेंस निकाला गया है कि जब टेम्परेचर सपोज एट इनिशियल टाइम, एक बार टेम्परेचर टी पे जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया जाए तो जो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट, सपोज रेट कांस्टेंट यहाँ पर एट टाइम टी रेट कांस्टेंट की वैल्यू के है,
जब टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल ऑफ द प्रीवियस रेट कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सो फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसे नोट भी कर सकते हैं। टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। सबसे पहले जो है साइंटिस्ट थे हमारे वैन डे होफ, इन्होंने प्रपोज किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बट जो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया वो दिया हमारे साइंटिस्ट थे अर्हीनियस, अर्हीनियस, ARRHENIUS, अर्हीनियस। ये जो सर थे इन्होंने एक इक्वेशन दी, इन्होंने कहा कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। So what was that equation? This is K equals to A into e raised to power minus EA upon RT. So this is your Arrhenius equation. बिल्कुल याद कर लेनी है आपने अच्छे से। ठीक है, ये क्या है? Arrhenius equation. Arrhenius equation ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है that इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे किस क्या क्या टर्म्स हैं। ओके, सो व्हाट इज ए, लेट्स सी दिस के इज द रेट कांस्टेंट। के क्या है भाई? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, इस इक्वेशन में ए एक नई चीज आई है, वो क्या है? अर्हीनियस फैक्टर है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्हीनियस इक्वेशन या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। This is Arrhenius factor, and or it is also called frequency factor. Okay guys, next term is your EA. EA is the activation energy. EA is the activation energy. What is EA here? This is your activation energy. Okay, and it is measured in joule per mole, JOULE, joules per mole. ठीक है, so this is your activation energy, and what is R here? R is a constant, which is a gas constant here. R is a gas constant, and what is T here? T is the temperature. Okay guys, so this is your Arrhenius equation. तो Arrhenius सर क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करते हैं आपस में, तो इस इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है गाइस, सो आगे चलते हैं। अभी हमने एक चीज पढ़ी है जिसे हमने कहा है एक्टिवेशन एनर्जी। सो इसे देखते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और उसका क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है, आपको अभी बताती हूँ। तो लेट्स सी, लेट मी चूज द पेन। जी, तो देखिए जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, सपोज वी हैव अ रिएक्शन H2 जो है गैस है प्लस I2 गैस से रिएक्ट होके ये हमें क्या बना के दे रहा है? 2HI। सो हाउ डज दिस रिएक्शन प्रोसीड? दिस इज H ओके, और साथ में है दिस इज दिस इज I, है ना, हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो ये कह रहे हैं कि अर्हीनियस कह रहे हैं कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने से वो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की, दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। इसमें क्या है, व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट स्टेज?
कि भाई ये जो पुराने बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स के, ये धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स जो हैं जो प्रोडक्ट्स वाले हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे HI बनना है, पहले इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट अभी धीरे धीरे यहाँ पे जो है बॉन्डिंग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होने लगी है, और HH का आपस में जो बॉन्ड है वो वीक होने लग जाता है। तो एट अ सर्टेन स्टेज, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है, इनके बीच में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एट अ सर्टेन स्टेज की जितना HH बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उतनी ही HI बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। सो इस स्टेज को कहा गया इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। और कह रहे हैं कि जैसे इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, आफ्टर दैट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या बन जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। सो दिस इज योर 2 HI मॉलिक्यूल्स हमारे बन गए हैं, ठीक है। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। देखिए ये जो इंटरमीडिएट यूनिट है दिस इज वेरी अनस्टेबल है, जल्दी से ये क्या करेगा, प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल है तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इट एग्जिस्ट for a very short time and then breaks up to form the 2 molecules of HI, hydrogen iodide, okay। तो अब ये क्या है कि बिना इंटरमीडिएट स्टेज के, या इसे हम एक्टिवेटेड स्टेज भी कहते हैं, बिना एक्टिवेटेड स्टेज के जो है प्रोडक्ट्स नहीं बन रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा। अगर एक्टिवेटेड स्टेज नहीं आई है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा है ना। तो अगर एक्टिवेटेड स्टेज में, एक्टिवेटेड स्टेज कब बनेगी, ये उन मॉलिक्यूल से बनेगी जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटेड स्टेज कब बनेगी, ये जो एक्टिवेटेड स्टेज है, देखिए एक्टिवेटेड स्टेज का बनना जरूरी हो गया प्रोडक्ट बनने के लिए, बट एक्टिवेटेड स्टेज जो है इट इज हाईली अनस्टेबल। ये हाई एनर्जी वाला जो है बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आ गई है, बहुत कम टाइम के लिए रह रही है, ठीक है। और ये कब बनेगी, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो कौन से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, जिनकी एनर्जी जो कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, है ना, जिनकी हायर एनर्जी होगी और वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, है ना, और बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके। सो दैट लेवल ऑफ एनर्जी जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज अ हायर एनर्जी कॉम्प्लेक्स, और बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है और जल्दी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाई, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। तो उस एक्टिवेटेड स्टेज तक जाने के लिए रिएक्टेंट्स को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो लेट्स सी, आई हैव अ ग्राफ, ये अरेनियस ग्राफ है, उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मींस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो है ग्राफ बनाया है। सो इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, इसे मैं आपको ये जो हमने रिएक्शन किया H2 + I2 इसके रिस्पेक्टिवली भी मैं बना के, इसके अकॉर्डिंग भी बना के दिखाऊंगी। अभी आप पहले ये देख लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दीज आर द रिएक्टेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे, H2 + I2, ओके। अब इन रिएक्टेंट्स को इफेक्टिवली कोलाइड करने के लिए दे मस्ट रीच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है हायर एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब रिएक्टेंट से हायर एनर्जी पे होगा दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हमारा बना था वो इस तरह से हमने बनाया था जब हमने H2 और I2 का रिएक्शन किया था हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए। तो दिस स्टेज इज योर एक्टिवेटेड और योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, सो प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, अभी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है बिकॉज प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल मीन्स कम एनर्जी, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, दोनों जो है रेसिप्रोकल होते हैं। तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करते हैं जहाँ पे
ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर करें, सो प्रोडक्ट्स हैव लेसर एनर्जी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे रिएक्टेंट्स को जितनी एनर्जी चाहिए होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस आया, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोडक्ट्स और जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, अब जो एनर्जी डिफरेंस आया बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस इज योर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जो भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसमें कितनी एंथैल्पी जो है चेंज हो रही है, दिस इज गिवन बाय डेल्टा। तो मैंने इसमें ही आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बता दिया व्हाट आर प्रोडक्ट्स हियर, नाउ यू नो 2HI, these are the products। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फिर यही आया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो सभी इतने एक्टिव नहीं होंगे। उसमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ कम एनर्जी के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा एनर्जी के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इफेक्टिवली कोलाइड करके जो है प्रोडक्ट्स बना रहे। सो रिएक्टेंट्स में और बहुत से मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी के होंगे, ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डोंट हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक कर्व बनाया जिसमें इन्होंने बताया हमें कि किस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव एनर्जी जो है रखते हैं और वो कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट्स कब बनेंगे, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी जो है अक्वायर कर लेंगे, है ना। जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी अक्वायर करने वाले सभी मॉलिक्यूल्स तो नहीं होंगे, कुछ कम होंगे, है ना। तो उसके लिए जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज योर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि कितने मॉलिक्यूल्स कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, उसका हमने ग्राफ बनाया है। सो ये ग्राफ है, इसे हम ध्यान से देखते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ई। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी ई है ना। सो अगर हम मान लें कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी ई है, सपोज इट इज एन ई, ठीक है, एनर्जी ई वाले, और एन टोटल है जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो दिस इज द फ्रैक्शन, है ना। तो एन ई अपॉन एन टी, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द kinetic energy E. Okay, now in this side, on the other side we have taken the kinetic energy, in this side kinetic energy is increasing। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी कम है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, इस तरह से हमें एक कर्व दे दिया। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये है। तो अगर हम यहाँ से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे स्ट्रेट लाइन में कि इससे इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बट एट दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी which is possessed by the maximum number of molecules। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जो है वो ये वाली काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर आएगा यहाँ पे, है ना, पीक है ये कर्व की, तो दिस इज द पीक हियर। तो सबसे ज्यादा जो नंबर आएगा, सॉरी आप इसको स्ट्रेट लाइन, दिस पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। सो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्यों कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी ये है। अब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है, मतलब नंबर में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक अक्वायर चली जाती है, ठीक है।
सो एक्टिवेशन एनर्जी तक जो मॉलिक्यूल्स चलेंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, सो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस शोज द पार्टिकल्स इन द सैंपल दैट हैव एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। एनफ एनर्जी टू रिएक्ट मीन एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ही आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पीक। ठीक है, और ये ग्राफ क्या था, दिस इज योर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया गया है। कुछ बुक्स में इस तरह से Ne/NT दिया गया है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से देख लिया। ठीक, दिस योर मोस्ट, एक बार फिर से मैं बता दूं क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो है इस पे बेस्ड होगा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास है ना, और वो मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड करके क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स, दे इफेक्टिवली कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। सो जब देखिए, जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया T, दिस इज योर बोल्ट्जमैन कर्व एट टेम्परेचर T। अभी हमने स्टडी किया किसी टेम्परेचर पे बोल्ट्जमैन का कर्व ये है। सर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो यू सी हमारा पुराना जो कर्व है वो ये वाला है, दिस वन जो ऊपर वाला है ना। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट के पहले कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी कम थी, अब उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। जब सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर कर लेंगे, है ना। और जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका जो कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। सो दिस इज लाइक दिस, ये दिस इज योर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व एट टेम्परेचर T, और ये जो कर्व है दिस इज एट टेम्परेचर T+10। अगर हम T+10 की बात करें, क्यों, क्योंकि हमने पहले T+10 वाला किया, पीरियड कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सो व्हाई इज इट सो, ये कर्व जो है ये फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पे देखिए दिस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थोड़ा ज्यादा मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, देखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो थे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े कम रहेंगे। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो T+10 वाला है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये दिस वाज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T, but now the most probable kinetic energy at T+10 is less than the most probable kinetic energy at temperature T। ठीक है, सो ये है। अब क्या हो गया कि अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर कर लिया एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सो ये एडिशन में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा रिएक्शन है इट प्रोसीड्स फास्टर। तो एट टेम्परेचर T+10 अगर 10 डिग्री हमने राइज कर दिया है तो रेट कांस्टेंट हमारा हो गया डबल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व थोड़ा फ्लैट हो गया है, और एक्टिवेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, जल्दी से रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो दिस इज योर distribution curve showing the temperature dependence of the rate of reaction। बोर्ड के एग्जाम्स में आप इसी तरह पूरा लिख के डिस्क्राइब करके यू हैव टू ड्रॉ these graphs also, है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज योर, देखिए हमने अर्हीनियस इक्वेशन करी थी, है ना। हमने अर्हीनियस इक्वेशन में क्या किया, वी सेड व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन, थोड़ा रिवाइज करिए कि जो रेट कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू ए, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अर्हीनियस फैक्टर भी कहा था, एक्सपोनेंशियल टर्म है ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, थोड़ा और इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें कि भाई अगर हमने वैल्यूज निकालनी है मान लो रेट कांस्टेंट की या टेम्परेचर की,
तो हम किस तरह से निकालेंगे, है ना, या सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी की या ए की, है ना। सो हाउ विल फाइंड आउट द वैल्यूज, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखते हैं किस तरह से। ये हमारी अर्हीनियस इक्वेशन है, अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल्स टू, नाउ यू नो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस जो है दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये मैं इसलिए ऐसा कह रही थी बिकॉज आपको बेसिक लॉग के फॉर्मूले पता होने चाहिए, बिकॉज log ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, ठीक है। एंड यू नो कि log ऑफ एक्स रेज टू पावर m इक्वल्स टू m log ऑफ x, ठीक है। और नेचुरल log ऑफ e इज इक्वल टू 1। अगर कोई नेचुरल लॉग है x का और इसको LOG में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज x। ये आपने बेसिक जो चीजें हैं याद रखनी है, तो इजीली ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू नो नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1। तो इसको और करते हैं, हमारे पास ये वाले हमने फॉर्मूलाज लगाने पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर, ओके, ये आ रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस ऑल्सो कि नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं, है ना। सो अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें मैथमेटिक्स में, यू नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टी। अगर हमारे वेरिएबल नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टी है, ठीक है। सो हमारा जो ग्राफ होगा, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। बेटा m क्या होता है, दिस इज स्लोप, ओके। एंड नेक्स्ट पेज पे करते हैं, वी गेट द इक्वेशन दिस, हमने कौन सी इक्वेशन बनाई, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a, है ना। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टी से कंपेयर किया, m की वैल्यू जो है, m इज द स्लोप, ओके। दिस इज माइनस ई ए अपॉन आर, 1 अपॉन टी को हमने वेरिएबल लिया है, एंड दिस इज योर c क्या होता है, स्लोप क्या है, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। ये जो हमारी c की वैल्यू है, so that means this equation will give you a straight line graph देगी। ये आपको कब बना के देगी, जब आप ग्राफ बनाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन t का, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बट कैसा होगा, क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सो विद द नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप, और उसकी जो है दिस इज नॉट स्लोप, दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है। उसकी जो इंटरसेप्ट होगी दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ a। नाउ let's see the graph, okay, and this is your graph, okay. So this is Arrhenius plot of natural log of k versus 1 upon t। तो अगर हमने एक साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ k ले लिया है, दूसरी साइड 1 अपॉन t ले लिया है, सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेगेटिव स्लोप इस तरह से आता है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह से आएगा। दोनों ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दिस इज द नेगेटिव स्लोप, दिस इज द नेगेटिव स्लोप, एंड दिस इज द पॉजिटिव स्लोप। दिस इज माइनस ई ए अपॉन आर टी। इंटरसेप्ट जो है, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस एक्सिस को जाकर काटता है, सो दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, और रेट कांस्टेंट का नेचुरल लॉग ये है। सो दिस इज योर अर्हीनियस प्लॉट, ओके। स्टूडेंट्स, इसको फर्दर और हम करते हैं। सपोज वी हैव टू कंडीशंस,
कि एट टेम्परेचर T1 कोई टेम्परेचर हमने मान लिया, कोई रिएक्शन है एट टेम्परेचर T1, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है K1 है ना। तो अगर हम इक्वेशन में भरें, फिल करें वो वाली वैल्यू, सो नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R T1, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A, यही रहेगा। उसी रिएक्शन की अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं, ए तो अरीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये सेम रहता है। तो दिस इज अगर एट टेम्परेचर T2, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 हो जाती है। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ K2 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 2 माइनस 1 क्या देगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? हम कहेंगे कि दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इक्वल्स टू, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेचुरल लॉग ऑफ A नेचुरल लॉग ऑफ A कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट विथ EA अपॉन R T1 माइनस EA अपॉन R T2, ठीक है। इस तरह से जो है, अगर हमने जैसे मैंने आपको पहले भी फॉर्मूलाज बताए हैं लोग के, ये वाला है ना, तो अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड कर देते हैं कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन y, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो विल गेट, हमें क्या मिलता है, देखिए, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA कॉमन आ जाता है, R कॉमन है, इक्वल्स टू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना। तो इसको आगे और डिटेल में करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर एलसीएम हम ले लेते हैं उसका, तो हमारे पास इक्वेशन आई थी नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R, और ये नीचे T1 T2 एलसीएम में आ गए हैं, और ऊपर आ गया T2 माइनस T1, ठीक है। और हम नेचुरल लॉग को जब LOG में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा था कि क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ओके। अगर हम इसे दूसरी साइड ले जाते हैं, सो वी गेट दिस इज K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। और इस इक्वेशन के बेसिस पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमें रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज पता है, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें पता चल जाती है, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अरहीनियस वेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि R कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमें पता होता है। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू पता हो तो हमें इस तरह से जो है एक्टिवेशन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट योर अरहीनियस इक्वेशन। अभी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की बुक से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second and 0.07 per second respectively. Calculate the value of EA and A. एक्टिवेशन एनर्जी और इसका आपने निकालना है।
रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं जो पर सेकंड है, वी शुड नो कि इसका ऑर्डर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एंड हियर जो टेम्परेचर T1 है दिस इज इक्वल टू 500 केल्विन, टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 700 केल्विन। ओके, नाउ and we have the value of rate constant, that is K1 equals to 0.02 per second, and K2 is equal to 0.07 per second. So values put कर देते हैं। this is हमारे पास equation है, natural log of K2 upon K1 equals to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2. Okay, so let's fill the value. This is log, sorry हमने 2.303 लगा दिया। so log of K2 is 0.07 0.02 and this is equal to EA upon 2.303, क्योंकि जो हमने R की वैल्यू है दिस इज 8.314. व्हाट इज T2 here? T2 is 700, T1 is 500 and T1 T2 is 700 into 500. So in this way आप देखिए सिर्फ EA बचा है, we can calculate the value of EA and putting this value of EA in this equation, EA upon RT की जो इस तरह से हम वैल्यूज फिल करके we will take the temperature here equals to 500 Kelvin and we will take the rate constant corresponds to 500 Kelvin। तो K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.02 है ना। EA की वैल्यू हम निकाल लेंगे, R की वैल्यू हमारे पास 8.314 रहेगी। तो इस तरह से टेम्परेचर R 8.314, टेम्परेचर इज 500, एक्टिवेशन एनर्जी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है, K इज 0.02 एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा ये आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA, आपका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है और जो रिलीनियस फैक्टर है A की जो वैल्यू है। ठीक है students, if you like this lesson please rate, review and recommend it. Please share the video ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, आपके ही जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप कोई टीचर हैं या कोई और देख रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें ताकि बच्चों को जो नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच।